हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा समास। तो आइए हम देखते हैं कि समास क्या होता है। ठीक है, देखिए, नए शब्द बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें समास प्रमुख है। कि नए शब्द बनाने के लिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी नए शब्द को बनाते हैं तो नए शब्दों को बनाने के लिए जिन भी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है समास। वैसे तो आप संधि से भी नए शब्द बनाते हैं, ठीक है, संधि जो है वो भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे प्रमुख क्या होता है, सबसे जो प्रमुख है वह हमारा समास होता है। ठीक है, समास जो है वह प्रमुख कहलाता है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या संक्षिप्तीकरण, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लाकर एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो वह समास कहलाता है। मतलब जब दो अलग अलग शब्दों को क्या करते हैं, पास पास लाकर और उनसे एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं कि जिनका अर्थ निकले। तो जब आप सार्थक शब्द बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है, तो शब्दों को इस तरह संक्षेप करने की जो प्रक्रिया है वह समास कहलाती है। जैसे देखो, हवन के लिए सामग्री, ठीक है, तो हवन के लिए सामग्री का जब हमने क्या करा, हमने जब इसका समास करा, ठीक है, इसे संक्षिप्त करा, तो वो क्या हो गया, हवन सामग्री। मतलब यहाँ देखो, के लिए जो है वो क्या हो गया, वह हमारा गायब हो गया। जैसे कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम, तो ठीक है, जिसके मतलब कमल के समान किसके नयन है, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम। ठीक है, तो अब जिसके कमल के समान नयन है आप उसको क्या बोलते हैं, कमल नयन भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करा, हमने इतने सारे शब्दों को क्या करा, हमने इतने सारे शब्दों को संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया और उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करा। तो ये जो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया होती है, छोटे करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, वह समास कहलाती है। जैसे नियम के अनुसार क्या हो गया, नियमानुसार। ठीक है, गायों के लिए गौशाला, गायों के लिए शाला क्या हो गई, गौशाला। डाक के लिए घर क्या हो गया, डाक खाना। ठीक है, अब देखो समस्त पद क्या होते हैं, सामासिक प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। ठीक है, सामासिक प्रक्रिया में, सामासिक प्रक्रिया मतलब कि ये जो प्रक्रिया होती है और इसके बाद जो ये शब्द बनते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम समस्त पद बोलते हैं। जैसे पुस्तक के लिए आलय, तो क्या हो गया, पुस्तकालय। समुद्र तक के लिए क्या हो गया, आसमुद्र। ठीक है, राजा और रानी क्या हो गया, बीच में राजा रानी। ठीक है, हमने और हटा दिया इसके अंदर से, तो राजा रानी हो गया। ठीक है, देखिए पूर्व पद क्या होते हैं, समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। कि समस्त पद के पहले जो पद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम पूर्व पद बोलते हैं। जैसे राजा का कुमार, तो राजकुमार। मन से चाहा हुआ, मनोवांछित। ठीक है, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इन समस्त पदों में राज्य, ठीक है, मनो और देश क्या है, देश जो है वो क्या है, वह पूर्व पद है। ठीक है, ये सब क्या है, इन समस्त पदों में देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, राज, ठीक है, इसमें मनो और इसमें देश, ये सब क्या है, यह पूर्व पद है। ठीक है, तो समस्त पद के पहले पद को हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, समस्त पद के। अब ये देखो, ये क्या हो गया, ये तो जो है ये हमारा, यहाँ देखो आप, ये क्या हो गया, ये हमारा समस्त पद हो गया। ठीक है, अब जो क्या होता है, जो पहला पद होता है, तो पहला पद क्या है, इसमें राजा हो गया, इसमें मनो हो गया और इसमें क्या हो गया, इसमें जो है हमारा देश हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो है यह हमारे पूर्व पद कहलाते हैं। अब उत्तर पद, तो समस्त पद के अंतिम पद को हम उत्तर कहते हैं। अब क्या बोलते हैं, पहले पद को अगर हम क्या बोलेंगे, पहले पद को अगर हम पूर्व पद बोलेंगे तो उसके बाद वाले पद को हम क्या बोलेंगे, उसके बाद वाले पद को हम उत्तर पद बोलेंगे। जैसे यहाँ देखो, स्थिति के अनुसार, ठीक है, यथा स्थिति, प्रत्येक दिन प्रतिदिन, नीला है गगन जिसका, नील गगन। तो यहाँ स्थिति, इसमें दिन और इसमें क्या हो गया, गगन। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों जो है वह हमारे क्या हो गए, ये तीनों ही जो है हमारे उत्तर पद हो गए। ठीक है, अब देखो समास विग्रह समस्त पद में, ठीक है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद में प्रत्येक शब्दों को पहली जैसी स्थिति में लाना, अर्थात अलग अलग करना, क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो समास क्या होता है, समास जो है इन सबको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होती है और समास विग्रह क्या होता है कि इन्हें संक्षिप्त से, मतलब इन्हें क्या करते हैं, संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त रूप से जब वापस इन्हें बड़े रूप में लाया जाता है, शब्दों को अलग अलग किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे विषधर का अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विषय को धारण करने वाला क्या कहलाता है, विषधर कहलाता है। उसी तरीके से गंगा तट क्या कहलाता है, गंगा का तट गंगा तट कहलाता है। ठीक है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए जो शाला होती है उसे क्या बोलते हैं, यज्ञशाला होते हैं। क्रोधाग्नि का विग्रह क्या हो गया, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, गिरिधर का समास विग्रह क्या होगा, गिरि को धारण करता है जो, अर्थात कृष्ण। गिरि मतलब पहाड़ पर, पहाड़ को जो धारण करता है, अर्थात कृष्ण। मतलब पहाड़ को कौन धारण करता है, कृष्ण धारण करता है। अब समास की विशेषताएं क्या होती है, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक जो पद है उसका जो मेल है वो करके समास जो है वो बनाया जाता है। समास में शब्द जो है पास पास आकर नया शब्द बनाते हैं। समास जो है वो जब पास पास आते हैं शब्द तो वो क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं।
पदों के बीच जो है विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कि पदों के बीच क्या होता है, जब आप समास करते हैं, ठीक है, आप जब समास बनाते हो तो पदों के बीच में क्या होता है, विभक्ति जो चिन्ह होते हैं, के लिए हो गया, का हो गया, ठीक है, ठीक है, से हो गया, तो ये जो है विभक्ति चिन्ह जो है इनका क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है, ठीक है। समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी जो पूर्व पद और कभी कभी अन्य पद जो है वह प्रधान होता है। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद जो है वह प्रधान हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है कि समास के भेद, समास के निम्नलिखित कितने भेद होते हैं, 6 भेद। पहला होता है हमारा अव्यय भाव समास, ठीक है, अव्यय भाव समास हो गया। दूसरा हो गया हमारा तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया हमारा कर्मधारय समास। अगला हो गया हमारा द्विगु समास। फिर हो गया हमारा द्वंद्व समास, ठीक है, और फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास आता है, फिर आता है हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। कौन सा समास आता है, बताओ कौन सा समास आता है, हमारा आता है यहाँ पे बहुव्रीहि समास, है ना, ध्यान रखना कौन सा समास आता है, बहुव्रीहि समास जो है वह हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर कितने समास हो गए हमारे कुल मिला के, यहाँ हमारे कुल मिलाकर 6 समास हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्यय भाव समास, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं अव्यय भाव समास के बारे में। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है, कि पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद मैंने आपको क्या बताया था कि पहला जो पद होता है समस्त पद में, कि जो पहला जो पद होता है वह पूर्व पद कहलाता है। तो जिस समास में पूर्व पद जो है वो प्रधान एवं अव्यय होता है, अव्यय मतलब कि जो बदलता नहीं है, ठीक है, तथा समस्त पद भी प्रधान होता है और समस्त पद जो है वो भी प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। इसका उत्तर पद संख्या या विशेषण होता है, ठीक है, इसका उत्तर पद क्या होता है, या तो संज्ञा होता है, ठीक है, या तो संज्ञा होता है, या क्या करता है, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, मतलब विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं। तो समास किए जाने से पहले दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है। उदाहरण जैसे आमरण, आमरण का मतलब क्या होता है, मदन तक। आसमुद्र, आसमुद्र का मतलब क्या होता है, समुद्र पर्यंत तक। अनुरूप, अनुरूप का मतलब क्या होता है, ठीक है, अनुरूप का विग्रह क्या होता है, रूप के योग्य। भरपेट, भरपेट का विग्रह क्या होता है, पेट भर के। आजन्म, आजन्म का विग्रह क्या होता है, जन्म से लेकर। उपतट, तट के समीप। आजीवन, जीवन भर। यथा संभव, जैसा संभव हो, ठीक है, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, ठीक है। निहत्ता, बिना हथियार के, ठीक है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। निडर, बिना डर के। साफ साफ, बिल्कुल साफ। प्रति मास, प्रत्येक मास, ठीक है। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बखूबी मतलब खूबी के साथ। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जिसमें देखो पहला मतलब पूर्व पद जो है वह प्रधान होता है और बाकी के जो पीछे का जो होता है उत्तर पद जो होता है वो क्या करते हैं, वो विशेषण बताते हैं। जैसे देखो तट के समीप, ठीक है, तट के समीप, तो तट तो क्या हो गया, ये क्या है, ये हमारा पूर्व पद जो है वो क्या हो गया, वह क्या हो गया, वह जो है हमारा प्रधान हो गया, ठीक है। और बाद वाला जो है यहाँ पे जो है समीप, ये क्या हो गया, या तो संज्ञा या विशेषण। जैसे यहाँ पर देखो जैसे मैं बताती हूँ आपको, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन, दिन क्या हो गई, दिन जो है हमारी संज्ञा हो गई। और प्रत्येक क्या हो गया, प्रत्येक जो है वह हमारा पूर्व पद यानी प्रधान जो है वह हो गया, ठीक है। और बाद में क्या हो गया, दिन क्या हो गई, हमारी संज्ञा हो गई, ठीक है। अगला देखिए तत्पुरुष प्रधान। तत्पुरुष प्रधान क्या होता है कि जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, अभी हमने अव्यय भाव में क्या देखा कि इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद होता है, ठीक है, पहला पद मतलब पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच लगी विभक्ति या विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। कि दोनों के बीच जो विभक्ति लगी हुई होती है उनका क्या होता है, उनका लोप हो जाता है, मतलब वह गायब हो जाती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, तो अब का जो विभक्ति उसका लोप होकर क्या हो जाएगा, गंगा जल। मंत्री का पुत्र, ठीक है, का विभक्ति का लोप हो गया, मंत्री पुत्र, ठीक है। दुर्ग का पति, दुर्ग का पति, ठीक है, दुर्ग का पति, का विभक्ति का लोप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दुर्गपति, ठीक है। समुद्र की यात्रा, की जो है की विभक्ति है उसका लोप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, समुद्र यात्रा। विद्या का आलय, का विभक्ति का लोप हो गया, विद्यालय हो गया। शाप से मुक्त, ठीक है, तो से विभक्ति का लोप हो गया और क्या हो गया, यहाँ पे शाप मुक्त हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के जो है वो 6 भेद माने जाते हैं। एक होता है कर्म पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति, विभक्ति चिन्ह को का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को होती है, इसका जो है वो लोप हो जाता है। जैसे देखिए
कि परलोक गमन, तो परलोक को गमन, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यह तो विग्रह है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसके अंदर आप देखोगे तो को जो विभक्ति है उसका लोप हो गया, ठीक है। शरणागत, शरण को आया, ठीक है, शरण को आया हुआ। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ग्रह, ग्रहगत, ग्रह को गया हुआ। रामाश्रित, राम को आश्रित। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। ग्रामगत, गांव में आया हुआ। यश प्राप्त, ठीक है, यश को प्राप्त। संकटापन्न, संकट को प्राप्त हुआ। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। जीवन प्राप्त, जीवन को प्राप्त। अगर आप देखेंगे तो जब भी क्या कर रहे हैं हम यहाँ विग्रह से, जैसे ही हम समस्त पद देख रहे हैं तो इन समस्त पदों में क्या हुआ है, जो विभक्ति है को विभक्ति उसका लोप हो गया, मतलब को विभक्ति जो है वो गायब हो गई है। अगला आता है हमारा करण पुरुष, ठीक है। करण पुरुष में क्या होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति, विभक्ति चिन्हों से के द्वारा का जो है वो लोप हो जाता है। जैसे मनमाना, ठीक है, मन से माना हुआ। रस भरी, रस से भरी। धनहीन, धन से हीन। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। जन्म, जन्म क्या है, जन्मांध, जन्म से अंधा। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य मतलब कष्ट से साध्य। यहाँ पे क्या आएगा, इसका समास विग्रह क्या होगा, कष्ट से साध्य, ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक है। ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित। शोक संतप्त, शोक से संतप्त। अनुभव जन्य, अनुभव से उत्पन्न। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। करुणा जनित, ठीक है, करुणा से जनित। नख विघ्न, नाखूनों से भिन्न। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक है। हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कर्ण कारक की जो विभक्ति है से, उसका क्या हो रहा है, उसका लोप हो जा रहा है, ठीक है। मतलब लोप का मतलब कि वो जो विभक्ति है वह गायब हो जा रही है। अगला जो है, अगला आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष क्या है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए लोप हो जाता है। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रक्षा पुरुष, रक्षा के लिए पुरुष। धन कामना, धन के लिए कामना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। मुसाफिर, मुसाफिरों के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। पशुशाला, पशु के लिए शाला। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। यज्ञ भूमि, यज्ञ के लिए भूमि। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें के लिए जो विभक्ति है वो क्या हो जा रही है, के लिए विभक्ति का लोप हो जा रहा है। के लिए जो विभक्ति है वो क्या हो जा रही है, वह गायब हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आता है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इसका विभक्ति चिन्ह से अलग का जो है वो लोप हो जाता है। जैसे दूरागत, दूर से आया हुआ। जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति। भयभीत, भय से भीत, ठीक है। धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। धर्म विमुक्त, धर्म से विमुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ। देश निर्वासन, देश से निर्वासन। तो इसमें क्या हो रहा है, इन सब में जो है से जो है वह से जो विभक्ति है उसका लोप हो जा रहा है, ठीक है। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का, के, की का जो है उसमें लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति में क्या हो गया, राष्ट्र का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। प्रजानन, प्रजा का जन। गंगा जल, गंगा का जल। विद्यालय, विद्या का घर, ठीक है। प्रजापति, प्रजा का निवासी। घुड़ दौड़, ठीक है, घोड़ों की दौड़। राजदूत, राजा का दूत। जीवन साथी, जीवन का साथी। दिनचर्या, दिन की चर्या। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। लोकसभा, लोग की सभा। पुत्र हित, पुत्र का हित। राजपुरुष, राजा का पुरुष। गंगा तट, गंगा का तट, ठीक है। सेना नायक, सेना का नायक। तो इन सब में भी क्या हो रहा है, का, के की जो भी विभक्ति है उसका लोप हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इनमें क्या होता है, इनमें जो विभक्ति चिन्ह है उनका क्या होता है, उनका जो है वह लोप हो जाता है। तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष समाज जो है, इनमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और तत्पुरुष समाज जो है उनके भी 6 होते हैं, 6 प्रकार के जो है वह होते हैं। जैसे अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, 7 या 8 होते हैं, ठीक है। हमारा 7वां है ये। तो अधिकरण पुरुष, इसमें अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर का जो है वो लोप हो जाता है। वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर। सिर दर्द, सिर में दर्द, ठीक है। रणकुशल, रण में कुशल। शरणागत, शरण में आया हुआ। विचार मगन, विचार में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, ठीक है।
अगला है हमारा, अब आता है, ठीक है, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, अव्ययभाव समास में जो है वह पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, ठीक है, अव्यय होता है, ठीक है। साथ में क्या होता है, अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, तो आपको ये याद रखना है। अगला हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद विषय या उपमेय होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखो, प्राण प्रिय, उपमेय उपमा, देखो यहाँ पे क्या होता है, पहला पद विशेषण, या तो विशेषण हो या उपमेय हो, मतलब किसी से उपमा की जा रही हो, तो पहला पद विशेषण हो या उपमेय और दूसरा पद जो है वो विशेष्य या उपमेय होता है, तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय क्या है, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। चरण कमल, चरण रूपी कमल। नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है, चरण रूपी कमल, ठीक है। अब चरण किसके समान है, चरण जो है वह किसके समान है, कमल के समान है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि चरण की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे लग रहे हैं, वह कमल के जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो है हमारा कर्मधारय समास से हो गया। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, अधपका, आधा है जो पका, महाजन, महान है जो जन, महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, पुरुष कैसा है, पुरुष जो है वह महान है, ठीक है। पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, महाराजा, महान है जो राजा, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, परमानंद, परम है जो आनंद, नीला अंबर, नीला है जो अंबर, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण या उपमेय और दूसरा पद जो है विषय या उपमेय होता है, तो यहाँ पर वही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कर्मधारय समास है। अगला है हमारा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है कि जिस समाज में प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक, मतलब संख्या बताता हो। जैसे देखो, पंचफल मतलब पंचफल, 5 फलों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। अब 5 फल हो गए, 4 रास्ते हो गए, पंचवटी 5 वटों का समूह, 10 भुज 10 भुजाओं का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, ठीक है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, ठीक है। चतुर्मुख 4 मुखों का समूह। अगला है तिपाई 3 पायों का समूह, द्विघात 2 घातों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह। त्रिफल क्या होता है, त्रिफल जो है वो क्या होता है, 3 फलों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह। त्रिवेणी क्या होता है, 3 वेणियों का समूह। त्रिवेणी क्या होता है, 3 वेणियों का समूह, ठीक है। अब देखो कि अब यहाँ पे क्या आता है, द्वंद्व। अब यहाँ पे क्या लिखा आ गया, ये हमारा आ गया द्वंद्व समास, ठीक है। कौन सा समास आ गया, द्वंद्व समास। तो जिस समाज में प्रथम और दूसरा, ठीक है, दोनों पद प्रधान हो और समास करने पर या और तथा अथवा जैसे योजकों का जो है वह लोप हो जाता है। योजक कौन होते हैं, जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं, तो जब वो लोप हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, वह हमारे द्वंद्व समास कहलाएंगे। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता, माता और पिता, आय व्यय, आय और व्यय, दाल चावल, दाल और चावल, जय पराजय, जय और पराजय, नर नारी, नर और नारी, राम श्याम, राम और श्याम, ठीक है। अन्न जल, ठीक है, अन्न और जल, पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री, गुण दोष, गुण और दोष, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, सुख दुख, सुख और दुख। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो योजक शब्द है उनका क्या हो जा रहा है, और योजक शब्द का लोप हो जा रहा है, तो ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समाज में प्रथम एवं दूसरा पद गौण होते हैं तथा किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मेघनाथ, मेघनाथ क्या है, मेघ के समान नाद करने वाला अर्थात रावण पुत्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जो पद है वो क्या हो गए, वो गौण हो गए, मतलब किसके तरफ, मेघनाथ, मेघनाथ अर्थात किसको बोला गया है, रावण के पुत्र को मेघनाथ बोला गया। तो तीसरे अर्थ को जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। महादेव, महान देवता है जो अर्थात शिव जी। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करता है जो अर्थात कृष्ण। एक दंत है जिसका अर्थात गणेश। चतुरानन, 4 आनन है अर्थात
कौन, अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों पद जो है वो गौड़ हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक नोट दिया जा रहा है कि समास का विग्रह बदलने पर क्या होता है, समास का विग्रह बदलने पर उसका नाम भी बदल जाता है, कि अगर समास का हम जिस हिसाब से समास का विग्रह करते हैं उसी हिसाब से उसका जो नाम है वह भी हो जाता है। जैसे चार भुजाओं का समूह, अगर चतुर्भुज का हमने विग्रह करा चार भुजाओं का समूह, ठीक है, तो ये कौन सा समास कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा द्विगु समास। लेकिन अगर हमने इसका विग्रह करा चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, तो ये कौन सा समास कहलाएगा, हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कमल नयन, तो अगर हमने इसको लिखा कमल जैसे नयन, तो ये कौन सा समास कहलाएगा, यह हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा, ठीक है। और अगर हमने करा कमल के समान नयन है जिसके कृष्ण, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो जैसे हम इसका विग्रह करते हैं वैसे जो इसका अर्थ है, मतलब इसका जो नाम है वो भी, समास का जो नाम है वो भी बदल जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया समास। अब आप भी इसे पढ़िए, रीड कीजिए, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू।